10 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक सर्किट डायग्राम्स। ओम्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड द लास्ट इज रेजिस्टेंस। तीन टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से तो जरूर देखिएगा, आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से हर एक चीज़ काम करती है, ज़्यादा जितनी चीज़ें हमारी हैं इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है, लेकिन उनका सिस्टम कैसा होता है, कैसे वर्क करती हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ की जाती है, आज सब हम लोग सीखेंगे। तो इसमें मैंने एक पहला जो है स्टार्ट करूँ टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे शो करूँगा कि कोई भी डिवाइस चलाने के लिए किस तरह से उसको अटैचमेंट हर चीज़ का दिया जाता है ताकि वो सही तरीके से वर्क करे। तो यानी कि सबसे पहले इसमें देखिएगा जो आपका ये जो दिख रहा है रेड कलर का जो आपका रेक्टेंगुलर फिगर, ये आपको वायर से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कनेक्टिंग वायर, ये कॉपर वायर यूज़ होता है। उसके बाद स्विच तो जरूरी है ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। स्विच को इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी यहाँ सेल है, तो सेल को याद रखिएगा, एक कैसी लाइट आएगी, एक डार्क आएगी, डार्क वाली निगेटिव वाली होगी और पॉजिटिव लाइट वाली होगी। इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी जो अगला है एमीटर। एमीटर जानते हैं मेजरिंग द करंट डिवाइस, तो ये करंट को वैसे करती है सीरीज में लगाई जाती है, सीरीज में लगा देंगे। बाकी बल्ब है, बल्ब में कोई डिवाइस हो सकती है यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर जो लगेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे, ये आपका होता है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में कैसे अटैचमेंट करते हैं, इन दोनों यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को डायरेक्टली अटैच किया जाता है। इसके जो दो वायर होते हैं वोल्ट मीटर के, देखिए साइड पिक्चर आपको नजर आ रही है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पे एमीटर है। तो इन दोनों में जो वायर्स होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं, निगेटिव निगेटिव जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन इसमें हो जाता है, ये पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। जब इसको स्विच ऑन करेंगे, तो ये ऑन है, तो ये करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा, पूरे सर्किट में करंट चलेगा और डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सर्किट डायग्राम है, एग्जाम इसका क्वेश्चन आ जाता है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इसलिए स्टार्ट करते क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक इज ओम्स लॉ, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों में आपसे पूछना चाहता हूँ। ये देखा होगा कि घर पे जो हमारे वोल्टेज जो आते हैं, मीटर लगा होता है वोल्टेज का, टू कितना आता है, 230 टू 40 वोल्टेज हमारे आते हैं, सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं। सपोज करिए 220 वोल्टेज आ रहा था, फैन हमारा चल रहा था, एकदम अचानक जो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, 300 हो, तो क्या देखते हैं हमारा फैन बहुत तेज़ वर्क करने लगता है। तो क्यों ये इतना तेज़ वर्क करने लगता है, तो होता क्या चीज़ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है वो क्या चीज़ है, एबिलिटी टू डूइंग वर्क, वो वर्क करता है, ठीक है, वो फोर्स देता है, उसको एनर्जी देता है जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा मीन्स ज़्यादा उनको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए, और ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे करंट भी ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उतना ज़्यादा करंट वहाँ पे डेवलप होता है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वर्क होगा, में ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो करेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर में फ्लो करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर भी ज़्यादा करंट हमारा वहाँ पे बनेगा, तो ज़्यादा करंट बनने से ज़्यादा वर्क होकर फैन हमारा ज़्यादा तेज़ घूमने लगेगा। अब कोई अप्लायंसेस और तो ख़राब भी हो सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी लैंग्वेज भी तो लिखनी है, तो इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग द थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। देखिए मैंने बोला था भी आपको, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा वहाँ पे डेवलप होगा। ये बताया मैंने आपको, लेकिन वर्ड और है एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोला गया, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का अगला टॉपिक बताऊंगा अभी, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होती है। चलिए हम तो टॉपिक चला था ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ अकॉर्डिंग क्लियर हो गया कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइन लेंगे और कॉन्स्टेंट आर, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम मान ली जाएगी। तो वी इज इक्वल टू आर आई, V इजिकल टू आर आई, ये वाला फॉर्मूला बन के आता है, रिलेशन निकल के आता है कि V इज इक्वल टू आर इंटू आई, ठीक है। आर क्या चीज़, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अभी आता है, बस जस्ट अगला टॉपिक रेजिस्टेंस है, अभी बताऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ जो आपकी मेन है।
तो यहाँ पे कुछ टॉपिक में लिखे हैं नीचे, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड टॉपिक इज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई भी यहाँ रिजल्ट आ गया है, तो करंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपकी ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा। ओम्स लॉ इज सिंपल सा relationship between the current and the potential difference, and the current is always directly proportional to the potential difference if I is inverse directly proportional to V, and the result we get is V is equal to R into I, and the R is resistance is a constant। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस। या नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने नोट कर लिया है। तो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस। तो ये क्या चीज़ होती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से सपोज करिए आपने देखा होगा कि कोई आप सेल लीजिए, सेल लिया, बैटरी जो सेल नॉर्मली जो होते हैं आपके जो डले होते हैं मोबाइल में, या कह सकते हैं आपके उसमें रिमोट में डले होते हैं, तो उसके सेल निकाल लिया आपने या टॉर्च में। अगर आप उसमें एक वायर जोड़ें और एक टॉर्च बल्ब लगाएं, या छोटा बल्ब जो कह सकते हैं टॉर्च बल्ब निकाल के अगर आप उसमें वायर लें, सपोज करिए 6 इंच का वायर लिया और उसको हमने जलाया, चलेगा, ठीक है। लेकिन आपने चेंज कर दी, वायर की लेंथ चेंज कर दिया आपने, वायर की लेंथ जो है 6 इंच से उसको 10 टाइम्स कर दी, यानी 60 इंच कर दी। अब वायर लगाया, बैटरी लगाई, स्विच ऑन कर दिया, तो अब क्या देखेंगे, वो बल्ब आपका उतना तेज नहीं जलेगा जितना स्टार्टिंग में तेज जल रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, बैटरी चेंज ही नहीं करी ना, मैंने वहाँ पे बल्ब चेंज करा। चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ वायर। तो वायर में ऐसा क्या हो गया जिससे वो बल्ब जो है तेज अब नहीं जल रहा है। तो हुआ क्या चीज़, उस पर जो करंट हमारा चल रहा था कंडक्टर में से, नहीं वायर में से, पहले शॉर्ट लेंथ में था, उसके बाद लेंथ ज़्यादा हुई तो उसमें जो जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, स्टार्टिंग में जो शॉर्ट वायर था उनको जो लेंथ ऑफ द पाथ थी वो शॉर्ट थी, तो ईजिली वो मूव कर रहे थे। लेकिन जब उनका पाथ कैसा हो गया, काफ़ी लॉन्ग हो गया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तो उनको पहुँचना था कंप्लीट, जितने स्टार्टिंग चले थे, जिससे करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, बल्ब हमारा लाइट चला, ज़्यादा तेज़ लाइट नहीं दे रहा था। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ही से बोलूँ कि शॉर्ट पाथ पे आपको जो है दौड़ना है, अगर सपोज के 10 लोग दौड़ रहे हैं तो शॉर्ट लेंथ है तो वो काफ़ी आराम से सब लोग दौड़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे 10 के 10। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं अब 10 लोग तो दौड़ना है, लेकिन इस बार जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि 10 के 10 स्टूडेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, रास्ते में कुछ क्या गिर पड़ेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है, जब लंबा पाथ होता है तो वहाँ पे रुकावटें बहुत होती हैं, जिनसे वो सब इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जिससे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो होता क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस मींस एक ऐसी रुकावट जो इलेक्ट्रॉनों को आगे जाने से रोकेगी, जिससे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही डिफिनेशन यहाँ लिखी हुई। तो स्टार्ट करें रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यानी कि प्रॉपर्टी ऐसी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को रोके, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये किस पे डिपेंड होती है, देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ, थिकनेस, नेचर एंड द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। इन सब पे डिपेंड होती है। लेंथ तो क्लियर हो गया आपको, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी। और थिकनेस पे भी होता है, थिकनेस पे भी ऐसा हो, थिकनेस अगर ज़्यादा हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि आप पतले रास्ते में दौड़ रहे हैं, आप लोग नहीं दौड़ पाएंगे। 10 लोग दौड़ेंगे पतले रास्ते में तो क्या देखेंगे, काफ़ी टकरा के कुछ ही लोग आगे निकल पाएंगे। लेकिन अगर बोलूँ बहुत चौड़ा रास्ता है, आराम से कई लोग दौड़ जाएंगे 10 के, तो सबके सब पहुंच जाएंगे। तो वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। अगर पतला रास्ता नहीं, पतला वायर होगा तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो जल्दी फ्लो नहीं कर पाएंगे, आप टकराएंगे ज़्यादा, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, टाइम लगाएंगे। लेकिन अगर वायर कैसा होगा, काफ़ी मोटा होगा, थिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ पर फ्लो कर लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच जाएंगे। इनका फ्लो जो है अच्छा बना रहेगा, और जितना अच्छा फ्लो बनता है करंट भी उतना ज़्यादा डेवलप होता है। उसका नेचर होता है कौन से टाइप का है, यानी आयरन है या कॉपर है या सिल्वर है, उस पर डिपेंड होता है। सिल्वर सबसे अच्छा आपका कंडक्टर होता है, सबसे कम रेजिस्टेंस होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे इजीली मूव कर लेते हैं। बाकी मटेरियल और टेम्परेचर में बोला आपको, ज़्यादा टेम्परेचर होने ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ पे डेवलप हो जाती है। एक और चीज़, इसकी ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है, ओम्स होती है। इसका यूनिट का ये साइन है ओम का बनाओ, फॉर्मूला तो अभी पीछे पड़ा था, V इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन R। कुछ चीज़ें और जो मेन जो रेजिस्टेंस में आपको यूज़ होंगी, तो वो यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस विच है द हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर द कॉल्ड रेजिस्टर। जिनकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टर्स बोलते हैं। एंड द दोज रेजिस्टेंस विच हैव द इनफिनिटली, यानी बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर।
या जैसे रबर होती है, रबर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती, बिल्कुल नहीं पास हो सकती, क्योंकि वो टोटली जो है अपोज करती है फ्लो ऑफ द करंट को, यानी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए वो क्या है, इंसुलेटर है। और रेजिस्टर का देखिए एक और एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, नाइक्रोम। नाइक्रोम एक ऐसा एलिमेंट आपका होता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये किस में लगा होता है, आपके प्रेस यानी आयरन में लगा होता है। ठीक, ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।